हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर यानी कि हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं कि आपको परेशानी ना हो, खास तौर से आपकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई पर सभी का समान अधिकार होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जितना भी एजुकेशन दी जाती है 100% फ्री दी जाती है। जैसे कि आज भी हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो भी आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए लाए हैं। अर्थात हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, विद सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा पढ़िए और देखिए। क्यों? यह हमें पता चल जाता है कि भाई इतने सालों में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो इतने फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं कि हो सकता है इस बार भी आ जाएं, तो इसलिए उनको पढ़िए। तो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं ये है 2019 में पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। तो ये क्या है पेपर, चलिए देखते हैं। निर्धारित समय इसका 3 घंटे का था और ये मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक थे 80। निर्देश देखिए ध्यान से, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 14 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त है, का, खा, गा और घा 4 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं ये हमारे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है खंड का में। फिर खंड खा आता है, खंड खा में 4 प्रश्न पूछे गए। ये 4 प्रश्न हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक पर आधारित प्रश्न हैं, जिसमें एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, ये 4 पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं खंड गा। खंड गा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज और कृतिका से पूछे गए हैं। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से ये प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। फिर आते हैं खंड घा, जहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्नों में हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है वो है हमारे रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, जिसमें हमारा निबंध है, पत्र है और विज्ञापन है। ये हमारे प्रश्न 3 जो प्रश्न हैं ये पूछे जाएंगे खंड घा में। तो हमने समझ लिया किन किन खंडों में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो है अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है ये प्रश्न जो है हमारा 10 मार्क्स का, यानी कि ये जो हम गद्यांश पढ़ेंगे इस पर आधारित हमारे पास 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है? दार्शनिक अरस्तु ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक प्राणी का संबंध एक एक क्षण से रहता है, किंतु व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इस दुविधा और उधेड़ बुन में वे जीवन के अनेक अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। किसी व्यक्ति को बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर कभी नहीं मिलती। समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है जो भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान समझते हैं। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है, लक्ष्मी भी उसी का वर्ण करती है। समय की कीमत ना पहचानने वाले समय बीत जाने पर सिर धुनते रह जाते हैं। समय निरंतर गतिमान है, इसलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समयानुसार काम भी करना चाहिए। सफल जीवन की यही कुंजी है। अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न क्या है, देखिए ये समय पर आधारित पूरा गद्यांश था, हमें बताया गया था। तो अब इस पर जो है हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, हर प्रश्न का अलग अलग नंबर है। तो ये प्रश्न जो पहला हमसे पूछा गया है ये 2 मार्क्स का है। क्या है? जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसको किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तब काम करेंगे, ऐसे अकर्मठ आलसी लोग तथा जीवन में क्षण के महत्व को ना समझने वाले अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान क्यों कहा जाता है? जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं कि वो सही मतलब अपने पौरुष का सही इस्तेमाल मतलब अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं,
तो क्या है, ये प्रश्न 2 नंबर का है। भाग्य के भरोसे बैठना पुरुष का अपमान इसलिए है कि बिना हाथ हिलाए दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप बैठिए कि सोचिए कि हम बिना हाथ पैर हिलाए हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपने सर्वाइव करने के लिए हमें अपने हाथ पैर हिलाने हैं, काम करना है, तभी हम इस जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न गा है, दार्शनिक अरस्तु के कथन का आश्रय लिखिए। जो उन्होंने कथन कहा है, जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास 3 लाइन का जो उनका कथन था, उसका आश्रय यानी कि उसके मतलब को हमें यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न संख्या भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पर क्या है, दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, हर एक व्यक्ति के लिए उचित समय पर उचित मात्रा तथा उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उचित व्यक्ति से उचित समय पर उचित व्यवहार कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमें सही समय पर सही व्यक्ति पे सही उद्देश्य के साथ बात करना चाहिए, तभी हम सही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। समय सबके पास आता है, लेकिन जो लोग सही समय को नहीं समझ पाते हैं, सही व्यक्ति को नहीं समझ सकते हैं, अपने सही टारगेट को नहीं समझ पाते हैं, और वो सही समय पर सही चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रश्न घ है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है। ये प्रश्न संख्या जो प्रश्न है ये 1 नंबर का है। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो हम जो श्रम कर रहे हैं हम उसके इंपॉर्टेंस को समझें, और जो समय है उस पर हम काम करें, तभी हमें लक्ष्मी प्राप्त हो सकती, तभी हमें धन प्राप्त हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसके लिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक देना है। तो हमने दिया है समय व कर्म का महत्व, सही समय पर सही कर्म का महत्व, आप ऐसे भी दे सकते हो। इस तरीके से आप इसका कोई उपयुक्त शीर्षक हमेशा, आपको जब भी कोई गद्यांश होगा तो शीर्षक पूछे जा सकते हैं, तो उनको हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पहले तो आप गद्यांश समझेंगे, फिर उस पर आधारित सही शीर्षक दे पाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में हमारे सामने 2 काव्यांश रखे गए हैं। दोनों काव्यांश में से एक काव्यांश हमको करना है, तो चलिए हम तो दोनों ही कराएंगे आपको। देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये होगा हमारा 7 मार्क्स का। क्या है, बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो, संशय की खिड़कियां खोल किरणों को मुस्काने दो, ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं, चमक दमक आपाधापी घर पर जीवन का नाम नहीं, लौट न जाए सूर्य द्वार से नया संदेशा लाने दो, हर माँ अपना राम जोहती कटता क्यों वनवास नहीं, मेहनत की सीता भी भूखी रुकता क्यों उपवास नहीं, बाबा की सूनी आंखों में चुभता तिमिर भागने दो, हर उदास राखी गुहारती भाई का वह प्यार कहाँ, डरे डरे रिश्ते भी कहते अपनों का संसार कहाँ, गुमसुम गलियों को मिलने दो खुशबू को बिखराने दो। तो यहाँ पर हमारी जो बिजी लाइफ है उसके चक्कर में हम कहीं रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, हमारे अपने हमारी किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, ये चीजें बताइए। ये आपाधापी भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो क्या है, ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं, पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति हमें क्या कहना चाहती है। तो क्या है, ये प्रश्न है हमारा 2 नंबर का। कवि कह रहा है, श्री शहरों में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं लेकिन आपस में प्रेम स्नेह सौहार्द की भावना नहीं, ऊंची इमारतें हैं लेकिन आंगन बिना प्रेम और स्नेह के सूने हैं। अर्थात आप शहरों में देखेंगे बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आंगन नहीं है। हम लोग क्या बचपन में जो होता था आंगन, जिस आंगन में बैठकर पूरा परिवार हा हा ही करता था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहस प्यार खेलना कूदना सब कुछ होता था। तो यानी उस आंगन, वो आंगन नहीं का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि आंगन उन बिल्डिंगों में बनाए नहीं गए। कहने का मतलब है कि अब वो सबके बीच से वो प्रेम, वो सब अपनापन, वो सब कुछ गायब हो चुका है। तो अब दूसरी तरफ ये है कि इमारतें में हम काम करने वाले लोग क्या है, वो आंगन जो अपने घरों में हम छोड़ कर आए हैं वो सूने हैं, अर्थात हमारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है, सूर्य द्वार से ही लौट जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न है 2 नंबर का। जीवन की चमक दमक और आपाधापी देखकर कवि को लगता है कि सूर्य कहीं द्वार से ना लौट जाए, अर्थात हमारा सूर्य कौन है, हमारे अपने,
और हम जब इतना बिजी हैं तो वो ऐसा ना हो कि हमारे इंतज़ार में वो हम तक आएँ और हमसे दूर चले जाएं। तो इस आपा भरी ज़िंदगी में हमारे क्या है, हमारे अपने कहीं से हमसे दूर रूठ कर ना चले जाएं, इस पंक्ति का ये तात्पर्य है। आज रिश्तों के डरे डरे होने का कारण आप क्या मानते हैं? रिश्ते डरे डरे होने का क्या कारण है? ये प्रश्न 1 नंबर का है। आज रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं रह गया है, यही कारण है कि कवि रिश्तों को डरे डरे होने का कहता है। मतलब अब हम क्या है, इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हम उनके महत्व को समझ ही नहीं रहे, उनके प्यार को हम नहीं समझ रहे, हम सिर्फ अपने ही काम में लगे पड़े हैं। तो इसीलिए रिश्ते क्या है, डरे डरे हैं। पहले क्या होता था, हम कुछ गलत किया तो बच्चा चाहे जितना बड़ा हो माँ डांट लेती थी, मार लेती थी। आज बड़े हो जाने पर क्या है, हम नहीं, क्योंकि हम इस आपाधापी भरी जिंदगी में हमारे रिश्तों में डिस्टेंस आ गया है, वो अपनापन नहीं रह गया। इसलिए हमारे रिश्ते क्या है, हमसे उतना अपनापन जता नहीं पाते, उतना हक नहीं जता पाते, तो इसलिए इनमें दूरियां आ गई हैं। तिमिर शब्द का अर्थ है, तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार, ये भी 1 नंबर का है। फिर आते हैं, कवि ने क्या संदेश दिया है, इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये 1 नंबर का प्रश्न है। कवि ने संदेश दिया है कि आज हम ऊंचे ऊंचे भवनों में रहकर प्यार, प्रेम, स्नेह और अपनापन खो बैठे हैं। यानी कि हम बड़े बड़े घर बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनमें आप देखेंगे उतना अपनापन नहीं है। तो ये कहीं हमसे बहुत दूर हो गया है। अब आते हैं अथवा करके हमारे पास दूसरा काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे। मेरा माझी मुझसे कहता रहता था, बिना बात तुम नहीं किसी से टकराना, पर जो बार बार बाधा बन के आए, जो बाधा बनकर आए, उनके सिर को वहीं कुचल कर बढ़ जाना। जानबूझकर जो मेरे पथ में आती है, भव सागर की चलती फिरती चट्टाने, मैं इनसे जितना ही बचकर चलता हूं उतनी ही मिलती ही है ये ग्रीवा ताने। मतलब गर्दन ताने, ये मुश्किलें मिलती ही हैं। रख अपनी पतवार कुदाली को लेकर, तब मैं इनका उन्नत भाल झुकाता हूं, राह बनाकर नाव चलाए जाता हूं, जीवन की नैया का चतुर खिवैया मैं, भव सागर में नाव बढ़ाए जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हम जिन मुश्किलों से जितना बचने की कोशिश करते हैं, ये मुश्किलें हमारे सामने उतना गर्दन तान कर, सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं इन मुश्किलों से जब लड़ता हूँ, तब इन मुश्किलों को झुकाता हूँ और अपनी नाव यानी जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, राह में आने वाली बाधाओं के साथ कवि कैसा व्यवहार करता है? कैसा करता है? कवि बाधाओं का सिर कुचलकर मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। तो जितनी बाधाएं आती है उसका सिर कुचलता जाता है और आगे को बढ़ता जाता है। कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या प्रेरणा देना है कि कभी भी हमें अपनी बाधाओं, जो भी मुश्किलें आए उनसे बचना नहीं है, उनसे लड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो क्या है, कवि बाधाओं से ना घबराने की प्रेरणा दे रहा है। कवि कहता है कि जितना हम बाधाओं से दूर भागते हैं, ये हमारा पीछा करती हैं, इसीलिए निडर होकर हमें बाधाओं का सामना करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये कहें कि मुश्किलें नहीं है, मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, पर हमें बचना नहीं, हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना है। कवि ने अपना मांझी किसे कहा है? यानी कि मांझी यानी कि जो नाव चलाने वाला खवैया होता है ना, उसको बोलते हैं। तो मांझी किसको बोला है? मार्गदर्शक को, जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या काम करना है। उन्नत भाल का क्या आश्रय है? उन्नत भाल का मतलब है बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो कष्ट और बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, उसे हम उन्नत भाल कहते हैं। जीवन की नैया का चतुर खिवैया किसे कहा गया है? किसको बोला है? कवि ने स्वयं को बोला है ये चीज। कवि स्वयं को जीवन की नैया का चतुर खिवैया कह रहे हैं, अर्थात भाई हमारी जीवन का खिवैया कौन है? हम ही है ना, हम ही अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं, सारे डिसीजन सभी कुछ हम ही कर रहे हैं ना। तो अब क्या है, हम ही अपने जीवन के खिवैया हैं। और अगर मान लीजिए हमसे हमारे मार्ग में कोई चीज़ आती है, बाधाएं आती है, तो उसका सामना भी हम ही को करना है, तो हम ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी जीवन का खिवैया कौन हुए? हम ही हुए। अब हम आ गए हमारे खंड खा पे। खंड का हमारा खत्म हो गया, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश दोनों हो गया। अब खंड खा हमारे पास आया है, जहां पर हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों ही प्रश्न हमारे व्याकरण आधारित है।
तो अब आ रहा है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। इसमें हमसे जो पूछा जा रहा है वो है वाक्य आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं, चारों के उत्तर हम देंगे। ये 4 नंबर के पूछे गए हैं। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ये एक सरल वाक्य है, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो पूरा हमें क्या करना है, 2 वाक्य में इसे बांटेंगे। देखिए कैसे हमने किया, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति याद आ रही है। तो दोनों चीजें उसको याद आनी, तो दोनों हमने अलग अलग किया और समुच्चय बोधक अव्यय से इसको हमने आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं, रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे, सरल वाक्य में बदलिए। अब ये क्या है, एक ये हमारा संयुक्त वाक्य है। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, रात हुई और, तो इसको हमने समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा हुआ है और दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ है, तो ये हमारा एक संयुक्त वाक्य है। इसे क्या हमें करना है, सरल वाक्य में। रात होने पर आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे, ये हमने एक सरल वाक्य में इसे बदल दिया। नेक्स्ट आते हैं, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर आना। अब माँ ने क्या कहा, शाम को जल्दी घर आना। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अब राम ने कहा कि, माँ ने कहा कि, माँ ने क्या कहा कि शाम को जल्दी घर आना, तो सीधा सीधा ये हमारा क्या है, ये हमारा उपवाक्य का भेद है, आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य में कौन सा है, ये संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य हमेशा पहचान रखना, वहां पर की अव्यय लगता है, ये है। तो ये उपवाक्य का भेद हमारा आ रहा है, ये आश्रित उपवाक्य है हमारा, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है, ठीक है। ये हमारा मुख्य वाक्य है और इस पे आधारित कौन सा वाक्य है हमारा, ये वाला, और ये हमारा आ रहा है संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट आते हैं, पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। अब ये वाक्य हमें किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी लेकिन लगे होने के कारण यह हमें पता चल रहा है कि एक संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य को हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। तो कैसे, पान वाले के लिए जो बात मजेदार थी वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो और वह, ये क्या लगाया, हमने व्याधिकरण अव्यय लगाकर इसे एक मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 पर हमसे हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक व्याकरण का वाच्य पर आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं और चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 4 मार्क्स के, हमारा 1 मार्क्स का एक है। पहला प्रश्न है, हालदार साहब ने पान खाया, कर्म वाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले ये कौन सा वाच्य है, हालदार साहब ने, तो ने के कारण हमें सीधे पता चल गया ये एक कर्तवाच्य है। तो इसे जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या लगा देंगे, द्वारा लगा देंगे, सिंपल। तो क्या होगा, हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। तो के द्वारा लगाने से ये सीधे सीधे हमारा कितने कर्म पे डिपेंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, भाव वाच्य में बदलिए। तो अब इसको हमें क्या करना है, क्रिया को हमें भाव पर डिपेंड करना है, जबकि इस समय क्या है हमारा, किस पे डिपेंड है, कर्तवाच्य, कर्ता पे डिपेंड है। तो ये कर्तवाच्य है और हमें किस पे करना है, भाववाच्य पे। तो दादाजी के द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है, हमने इसको क्या कर दिया, इसे हमने डिपेंड कर दिया भाव पे। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, ये हमें कर्तवाच्य में बदलना है। अभी ये किस में है, कर्मवाच्य ने। तो सिंपल है, हमें द्वारा हटा के इसे ने में कर देना है। तो गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। हमने सिर्फ, हमें कारक में तब्दीली करनी थी और तुरंत ये कर्म से जो है कर्त में तब्दील हो गया। पान कहीं आगे खा लेंगे। अब क्या है, हालदार साहब ने बोला कि पान हम कहीं आगे खा लेंगे, कर्मवाच्य में बदलिए। तो अब इसे हमें किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। पान कहीं आगे खा लिया जाएगा, हम क्या बोलेंगे, पान, अब पान कहीं आगे से खा लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, से लगा दिया। तो से लगाने से ये कर्म से बदल गया। आपको कर्म के द्वारा पता है क्या हम करते हैं, वहां पे के द्वारा लगाते हैं या से लगाते हैं, इन दोनों से ही हमारा क्या बन जाता है, वो कर्म से बदलता है। तो क्या है, पान कहीं आगे से खा लेंगे। तो अब यहाँ पर खा लेंगे किससे डिपेंड हो गया, पान से डिपेंड हो गया हमारा। तो ये सीधे सीधे हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिलाड़ी दौड़ नहीं सका,
अब क्या है, खिलाड़ी दौड़ नहीं सका। भाववाचक में बदलना है तो क्या है, खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया। अब सिंपल क्या है, आपको यहाँ पर क्रिया देखनी थी, किस पे डिपेंड करनी है, तो हमने क्रिया किस पे डिपेंड कर दी, जो है कर्म, फीलिंग, उस पे फीलिंग पे डिपेंड कर दी, तो सीधे सीधे वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक में तब्दील हो गया। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पे। इस पर हमसे जो पूछा जा रहा है ये हमारे व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक पद परिचय। पद परिचय से हमारे सामने प्रश्न रखे गए हैं और वो हमें करने हैं। ये 4 मार्क्स का है। यहाँ पर क्या दिया है, सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है। अंडरलाइन वर्ड है विद्यालय। विद्यालय क्या है, एक संज्ञा है। अब ये क्या है, सभी विद्यालयों की जाति बता रहा है, तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा है, जातिवाचक है, अब वो एक ही विद्यालय से आ रही है, एक वचन है। अब विद्यालय हमें पता करना है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय बहुत अच्छा है। हम क्या बोलते हैं, विद्यालय बहुत अच्छा है। हम कभी ये नहीं बोलते विद्यालय बहुत अच्छी है। किसी भी शब्द को लेकर आपको कभी भी लिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, सिंपल उसका वाक्य बनाइए, आप क्रिया जो है वो आपको बता देगी कि ये कौन सा लिंग है। तो विद्यालय क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। अपादान कारक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, से यहाँ विद्यालय, सुरभि जो है विद्यालय से अलग होकर घर आ रही है, तो जो से शब्द यहाँ लग रहा है वो सुरभि को विद्यालय से अलग कर रहा है। तो जहां अलग करने का भाव होता है और से होता है, वहां पे हमेशा क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो ये हुआ हमारा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। अंडरलाइन वर्ड है ध्यान पूर्वक। अब ध्यान पूर्वक किससे संबंधित है, सुनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सुनी। और सुनी क्या है, क्रिया। अब क्रिया से संबंधित जो विशेषता बताई जाती है वो हमेशा क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब ये ध्यान पूर्वक क्या है, एक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसकी जो विशेषता है वो है सुनना। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अंडरलाइन वर्ड है तुमने। तुमने हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब तुमने किस में आएगा, मैं, तुम, उसने। तो तुमने किस में आया, मध्यम पुरुष में। तो सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष हुआ, तो हो गया मध्यम पुरुष। तुमने किस में है, एक वचन में है, सिंपल है ना। और कारक कौन सा है, कर्ता ने लगा है, तो वो हमारा कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। अब आते हैं, वह 10 छात्र बैठे हैं, वहां 10 छात्र बैठे हैं। तो अंडरलाइन वर्ड है 10। अब 10 किससे संबंधित है, 10 संबंधित है छात्र से। और छात्र हमारा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के बारे में जो शब्द बताता है वो हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये हमें पता चल गया 10 हमारा क्या है, विशेषण है। अब ये संख्या है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि ये हमें पता है डेफिनेटली 10 ही बैठे हैं, तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुल्लिंग है, क्योंकि जो आपका विशेष का पुल्लिंग होगा वही हमारा विशेषण का लिंग होता है, तो ये हो गया पुल्लिंग। अब 10 क्या है, एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अब बिना हमारा क्या है, क्या जो है, ये एक अव्यय है जो बदलता नहीं है, ठीक है। अब बिना क्या काम कर रहा है, वो परिश्रम और सफलता के बीच के संबंध को बता रहा है। तो ये क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय है। ये संबंध बोधक और परिश्रम के साथ वो संबंध बता रहा है। अब आ गए प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास व्याकरण में के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रस, उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। हमें 4 प्रश्न यहाँ से करने हैं, ये 4 मार्क्स के यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भयानक रस का उदाहरण दीजिए। भयानक रस मतलब जिससे हमको डर लगे। तो यहाँ पर क्या है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच में परेओ मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ शेर था, दूसरी तरफ अजगर, और बीच में फंस गए कौन, हमारे शिकारी, और मारे डर के वो मूर्छा खा के गिर गए, अर्थात बेहोश होकर गिर गए। तो यहाँ पर क्या, दो मूर्छा खा के गिरे, तो मतलब उनको डर लगा ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, भयानक रस।
नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। अब हमारे पास काव्य पंक्ति है, हमें पढ़नी है, उसमें से रस को पहचानना है। तनकर भाला यूं बोल उठा, भाला मतलब वो जो फेंक के मारा जाता है उसको। राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी के हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भाला जो क्या कहते हैं क्षत्रिय लोग पहले लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अब भाला जो है वो किससे बोल रहा है, राणा अर्थात महाराणा प्रताप से, कि तुम मुझे आराम ना दो, अर्थात तुम मुझे बस फेंकते रहो और मैं शत्रुओं के सीने में जाकर चुभता रहूं और उनके अहंकार का नाश करता रहूं, मुझे आराम ना दो। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर बहुत वीरता है, उत्साह है। तो इस पंक्ति में हमारे पास क्या है, वीर रस भरा पड़ा है। नेक्स्ट है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा अर्थात जहां पर हमें किसी चीज को देखकर घृणा है, वो होता है जुगुप्सा का भाव, और ये हमारा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद रस है। निर्वेद रस मतलब निर्वेद है अर्थात जहां पर हम सब कुछ भूलकर सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, वो होता है हमारा निर्वेद। किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के अंदर हमारे पास दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, मगर श्रृंगार रस को हमेशा रसराज यानी कि रसों का राजा कहा जाता है। अब हम आ गए अपने खंड गा पे। खंड गा में हमारे सामने क्या पूछा गया था, वो था हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न थे। हमारी दोनों ही पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज और कृतिका पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 से हमारा खंडगा शुरू हो रहा है। क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास हमारी बुक क्षितिज के गद्य खंड से के पाठों में से एक पाठ का गद्यांश यहाँ पर रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारा आएगा 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से हम देखते हैं, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती ही थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उसका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। तो ये जो हमारे सामने गद्यांश रखा गया है, चैप्टर है मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। तो इसमें किस तरीके से वो अपनी माँ के बारे में बता रही है कि माँ ने जो है ना कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, हमेशा दिया, लेकिन कभी वो मेरा आदर्श नहीं बन पाई। तो इस कंडीशन को उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब इसी पे आधारित प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, माँ की उपमा धरती से क्यों की गई है? क्यों? क्योंकि उनकी माँ भी एकदम सहनशील थी और धरती भी सहनशीलता और सहिष्णुता का जो है वो एकदम परफेक्ट उदाहरण होती है, इसीलिए की गई है। तो क्या कैसे लिखेंगे, लेखिका मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से अधिक धैर्य और सहन शक्ति थी। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य समझती थी, प्राप्य मतलब जो मुझे प्राप्त है, जो मेरे लिए ही बना है, और बच्चों की हर अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर वे बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी, इसीलिए उनकी उपमा धरती से की गई है। मतलब धरती जैसे सहन शक्ति रखती है, धैर्य रखती है, उसी तरह उनकी माँ भी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को माँ का कौन सा रूप अच्छा नहीं लगता था और क्यों? क्या चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसका क्या कारण था, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बतानी। तो क्या है, लेखिका को अपनी माँ का निहायत मजबूरी में लिप्त त्याग और सहन शक्ति वाला रूप, बच्चों की उचित अनुचित जिद पूरी करना, पिता की जाति स्वीकार करना, अपने बारे में कुछ न सोचना, त्याग अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि लेखिका के लिए यह रूप माँ का आदर्श रूप नहीं है, क्योंकि लेखिका स्वच्छंद विचारों की और आज़ाद ख्यालों की थी। हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कला में वह विश्वास रखती थी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है
कि लेखिका के विचार के हिसाब से माँ का हर किसी का बात मान लेना, अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं करना, जो जैसा कह रहा है उसके हिसाब से वो सारे काम कर देना, आपकी क्या राय है, आपकी क्या इच्छा है, इसको वो कभी भी प्रकट नहीं करती थी। तो ये जो स्वरूप था ये उन्हें बिल्कुल भी अपनी माँ का अच्छा नहीं लगता था। उनका ये इसके पीछे का कारण ये था कि हर इंसान का अपना एक वजूद होता है, अपनी एक राय होती है, जबकि उनकी माँ की वो राय नहीं थी, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें उनकी पसंद नहीं आती थी। नेक्स्ट है, लेखिका और उसके भाई बहनों की सहानुभूति किसके साथ थी? किसके साथ थी? वो उनके माँ के साथ रहती थी, क्योंकि माँ जो है ना जैसा भी है वो सब कुछ कर लिया करती थी, कि जैसा कहा जैसा वो किया, उनकी अपनी राय नहीं होना, इसलिए एक वो जो सिंपैथी का भाव होता है वो उनके साथ था। तो लेखिका और भाई बहनों की सहानुभूति अपने माँ के साथ थी। अब आते प्रश्न संख्या 8 पे। खंड गा का हमारा प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अब हमारे जो गद्य खंड हैं उसमें से प्रश्न आए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, और ये हमारा होगा 2 मार्क्स का, यानी 2 नंबर का हमारा एक प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। उनकी 2 विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु का प्रतिनिधित्व करते थे, सामाजिक रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखते थे, वह कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके गीत गाते और जो कुछ भी खेत में उपजता उसको सबसे पहले कबीर मठ में रखते थे। तो ये 2 विशेषताएं उनके अंदर थी। पहला, गृहस्थ होकर भी साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, और दूसरा, वो कबीर के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनकी जो है जितने भी चीज़ें थी उनको, मतलब उनके विचारों को, उनके मतों को मानते थे, और इसीलिए उनकी खेत में जितनी उपज होती थी तो सबसे पहले वो ले जाकर कहाँ, कबीर पंथी मठ में देते थे, और वहाँ से जो उनको प्रसाद स्वरूप मिलता था उसी में अपना गुजारा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण लिखिए। क्या उनके बीच मतभेद थे? उन मतभेदों के 2 कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। मनु भंडारी के पिता चाहते थे कि वह घर में होने वाले राजनीतिक पार्टियों के लोगों के विचार सुने, जाने और समझें कि देश में क्या कुछ हो रहा है। यही पिताजी के द्वारा दी गई आज़ादी की सीमा थी। वह क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे, लेकिन मनु भंडारी की आज़ादी की सीमा 4 दीवारी के बाहर निकलकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना था। इसी कारण अपने पिता के साथ मनु की वैचारिक टकराहट थी, क्योंकि दोनों के विचारों में विपरीत सोच थी। और दूसरा था, मनु स्वच्छंद ख्यालों वाली थी और पिता शक्की स्वभाव के थे। तो समझ में आया आपको? पहला ही कारण ये था कि पिताजी भी चाहते थे कि मनु जो है वो देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जाने, लेकिन भाग ले, ये चीज़ उन्होंने नहीं बोला था। तो यहाँ पर क्या, घर के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और जितनी भी चीज़ें होती थी, गोष्ठियाँ होती थी, तो उसमें वो बोलते थे कि तुम आकर यहाँ पर इसका भाग बनो, लेकिन 4 दीवारी के बाहर नहीं। और मनु क्या थी, वो 4 दीवारी के बाहर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती थी। तो ये एक मतभेद का कारण था। दूसरा ये था कि मनु जो है वो स्वच्छंद विचारों की लड़की थी, और जबकि पिताजी जो थे वो शक्की थे, और इस कारण से इन दोनों के बीच में अक्सर मतभेद हो जाया करते थे। प्रश्न संख्या गा है, कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन क्या था? एक दुबला पतला और अपाहिज जो है एक व्यक्ति था जो चश्मे बेचता था, और जो है अपने चश्मों को बेचने के लिए वो नेताजी की मूर्ति का इस्तेमाल किया करता था। यानी कि एक तो उसको नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं था, ये बात उसको अखरती थी, तो वो अपने ही चश्मे, अपनी जो बेचता था उन्हीं चश्मों को नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो क्या कैप्टन चश्मे बेचने वाला दुबला पतला मरियल सा आदमी था। वह इतना बड़ा देशभक्त था कि रोज अपनी फेरी में से नया चश्मा नेताजी की ये बगैर चश्मे वाली मूर्ति को लगा दिया करता था। उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाने के लिए लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। तो मजाक बनाने के लिए उसे कैप्टन कहते थे। क्यों? क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगाया करता था, इसलिए। प्रश्न संख्या घ है, फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी? क्या चिंता थी भाई? वो चिंता थी, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हुए भी हिंदी की बहुत ज़्यादा अपमान करते थे, उनकी अवहेलना करते थे। ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो क्या है,
फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वो हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे। मतलब हम भारतीय होते हुए हिंदी हम बोलते थे और हिंदी की ही उपेक्षा करते थे। इस बात से फादर बुल्के बहुत ज्यादा दुखित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में करिए। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खीरे रखे हुए थे, उन्होंने धोए, उसे पोंछा, तौलिए पे करीने से उसको रखा, फिर एक एक करके छीला, उनकी भांकें काटी, फिर सजाया, उस पर नमक मिर्च वाला जो है उसको बुरका। तो ये सारी जो विशेषज्ञता उन्होंने करी थी ये आपको अपने शब्दों में बतानी है। तो देखिए क्या है, नवाब साहब ने पहले खीरों को धोया, पोंछा, सुखाया, फिर तौलिए से साफ किया। तत्पश्चात खीरों की फाकों में काटा और नमक लगाकर लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इतने इत्मीनान से खीरों को सूंघ कर बिना खाए ही रसास्वादन करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतनी मेहनत करके उन्होंने खीरों को काटा और कुछ नहीं किया, सिर्फ खीरों को उठाया, उसे सूंघा और सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। तो ये सारा जो उन्होंने कर्म किया था ये उनकी विशेषज्ञता को जैसे एक तरीके से प्रकट कर रहा था, ये होगा। अब आ गया हमारे पास प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास में क्या दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमारा जो काव्य खंड है, क्षितिज बुक का जो काव्य खंड है ना, उसमें से कोई भी एक यहाँ पर काव्यांश रखा जाएगा, कविता का या पद का अंश रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या है, जैसे कि हमको दिख रहा है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जून धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुबाहु न मोरा, बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, विपुल बाल महिदेव धीना, सहस्त बाहु भुज छेंद निहारा, परक विगलोकी ई महोप कुमारा। तो यहाँ पर क्या बात है, लक्ष्मण जी जब परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं किसने तोड़ा, तो यहाँ पर जो है राम जी तो ने तो बोल दिया कि होगा कोई आपका दास तुम्हारा। तो उन्होंने ये क्या बोला था कि भाई जो दास होते हैं तो वो सेवा करे। ये किस तरीके से काम है कि धनुष तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि ये हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ये धनुष जरूर पुराना होगा जो राम जी के छूते ही टूट गया। अब इस बात पर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अपने कुठार को सुधारते हुए बोलते हैं कि भाई तुम जो है मेरे क्रोध से जो है ये पृथ्वी सभी अच्छी तरीके से वाकिफ है। मैंने एक बार जो है इस पूरी पृथ्वी को जो है क्षत्रिय विहीन कर दिया था और ब्राह्मणों को दे दिया था चलाने के लिए, और मैंने ही सहस्त्र बाहु के हजारों बाहु को काटकर उसे मृत्यु प्रदान करी थी। तो ये हमारा इस पद में दिया गया है। अब इस पद पर आधारित हमारे पास प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है प्रश्न का, परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। क्या वो बोल रहे थे ये धनुष पुराना होगा, श्री राम जी के छूते ही टूट गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने कहा, मुनि हमारी समझ में तो सारे धनुष एक ही समान होते हैं। श्री रामचंद्र ने तो इसे नया धनुष समझा था, किंतु वह पुराना था और छूते ही टूट गया। श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, आप तो व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में इस सभा में क्या क्या कहा। अब परशुराम जी अपनी सभा में क्या उन्होंने क्या बोला था कि मैंने जो है इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, एक बार पूरे क्षत्रिय वंश का नाश करके क्षत्रिय, और इस पृथ्वी को हमने ब्राह्मण को दे दिया था चलाने के लिए, सहस्त्र बाहु की हजारों बाहु को काटकर उसको मृत्यु प्रदान करी थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, परशुराम अपनी प्रसन्नता करते हुए सभा में बोले, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने धरती को जीत लिया था और अनेक ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, कि मतलब इस धरती को मैंने क्षत्रियों से जीत कर उनका विनाश करके और ब्राह्मणों को उसे चलाने के लिए दे दिया था।
परशुराम के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध थी? क्या थी? कि वे अत्यंत क्रोधी और पितृभक्त थे। पूरा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल दोषी के नाम से जानता था। कि क्षत्रिय कुल दोषी मतलब वो क्षत्रियों के बहुत बड़े ये जो है वो क्या कहते हैं संहारक रहे, क्योंकि उन्होंने कई बार क्षत्रिय विहीन ये धरती को कर दिया था। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं। अब हमारे पास में हमारी बुक क्षितिज से जो है एक काव्य खंड से प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न जो है वो हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी कि का है, सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं। तो उन्होंने कई चीजें बोली थी। उन्होंने तेल की गागर बोली थी, कमल का पत्ता बोला था। तो जितनी भी उल्हाने दी थी वो सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या देखिए, गोपियों ने उद्धव से कहा है उद्धव तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जल में रहकर भी जल के प्रभाव में नहीं आता है। कमल का पत्ता जल में भी रहता है लेकिन तभी भी गीला नहीं होता है। फिर है तुम तेल के समान और कृष्ण जल के समान है, जो तेल पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, यानी कि तेल भरी गागर के समान हो, जब उसको हम पानी में डुबो भी दें लेकिन उस पर ऊपर कभी भी जल ठहरता नहीं है। गोपियां स्वयं को चींटी और कृष्ण को गुड़ के समान बताती हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पंजों में दबाकर रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है। तो ये गोपियों ने अपने और श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, उत्साह कविता में कवि बादल गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या हैं? अब वो बादल से गरजने के लिए क्यों बोल रहा है? जब घर्षण होगा, बादलों में जब घर्षण होगा, गर्जन होगा, तो लोग उत्साहित होंगे और जो बदलाव आने वाला है वो बहुत अच्छा बदलाव होगा। तो ये हो गया तो प्राकृतिक बदलाव में। लेकिन जब ऐसे मतलब आप चारों तरफ अन्याय व्याप्त हो, लोग बदलाव चाहते हो, तो फिर कहीं से क्रांति की आवाज उठती है, तो उस आवाज को सुनकर भी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और उस क्रांति में शामिल होते हैं। इसलिए गर्जन क्या है? वो क्रांति की आवाज है जिससे लोग उत्साहित होंगे। इसलिए उन्होंने बादल को गर्जन के लिए बोला है। तो क्या है, कवि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि हैं। वो लोगों में उत्साह बढ़ाकर क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाने की बात कहते हैं। साथ ही प्यासे शोषित पीड़ित जन की आकांक्षाएं पूरी करने की बात करते हैं। कवि का मानना है कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोमलता नहीं, कठोरता की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने का आह्वान करते हैं। तो परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन हो अगर हम लाना चाहते हैं तो हमारे विचारों का जो है बहुत कठोर होना जरूरी है, और हमारे कदमों का भी। अगर हम कोमलता से, प्यार से अगर ये बदलाव करना चाहें तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए गर्जन क्या है? वो कठोरता की, और अगर बरस जाएंगे बादल तो वो कोमलता की निशानी हो जाएंगे। इसलिए बरसने की अपेक्षा गर्जन की बात वो करते हैं। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता क्या संदेश देती है। छाया का तात्पर्य है पुरानी यादें। पुरानी हम मतलब छाया मत छूना अर्थात जो आपकी भूतकाल की जो बातें हैं उन्हें हमें याद कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर समय जो है तकलीफ देती हैं। तो छाया मत छूना का पूरी कविता का संदेश यही है कि हमें जो है वर्तमान में जीना है, ना कि भूतकाल में जीना है। भूतकाल की बातों को हमें याद करके नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें तकलीफ ही दे रही होती है। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की स्मृतियों यानी कि पुरानी यादों के रूप में किया गया है। कवि अतीत को छाया के रूप में चित्रित कर रहा है। कविता यह संदेश देती है कि यदि वर्तमान में हम अपने अतीत को याद करते हैं तो हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है। अतः हमें अतीत को भूलकर आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब हमने अपनी अतीत की बातों को नहीं, क्योंकि वो हमें क्या करती हैं, वर्तमान में तकलीफ देती। देखिए, अगर वो बुरी यादें हैं तो तकलीफ देंगी ही देंगी, और अच्छी यादों को हम तब याद करते हैं जब हम वर्तमान में दुखी होते हैं। वर्तमान में दुखी और अच्छी यादों को याद कर रहे हैं तो भी हमें दुख प्राप्त होगा, वो समय अच्छा था, ये समय हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में हमें पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें तकलीफ दे रही होती हैं। नेक्स्ट है, फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है अपने शब्दों में?
कहिए। तो यहाँ पर हाथों के स्पर्श की गरिमा और क्या कहते हैं महिमा का तात्पर्य यहाँ पे एक तो पहली चीज है कि वो सामूहिकता के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्य जो है सामूहिकता के साथ होता है। और दूसरी बात व्यक्त करते हैं परिश्रम की, कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जब हम जो ये अन्न खाकर हम जीवित हैं, ये बहुत सारे लोगों के परिश्रम का फल है। तो यहाँ क्या है, फसल में हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि परिश्रमी किसानों को सलाम करना चाहता है तथा परिश्रम का महत्व बताना चाहता है। किसान तपती गर्मी, कड़कड़ाती तथा हाड़ कपाती ठंड तथा मूसलाधार वर्षा में भी दिन रात परिश्रम करते हुए खून पसीना एक करके फसल उगाने में लगा रहता है। उन्हीं के हाथों के स्पर्श के कारण फसलें खेतों में लहलहाती, फलती, फूलती दिखाई देती हैं। कवि किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस कविता में उन्होंने एक तरीके से खुद तो आभार व्यक्त किया ही है, साथ ही हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी थाली में अन्न आता है, जिसे हम खाते हैं, वो बहुत ही परिश्रम के साथ उपजाया जाता है। नेक्स्ट है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की सहायता करता है? कविता के आधार पर उसकी विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संगतकार हर मोड़ पर, जब वो अपनी क्या कहते हैं तार सप्तक में पहुंचता है, बहुत ऊंचे सुर में कहीं खो जाता है तो मदद करता है, वो कहीं बिल्कुल उलझ जाएगा किसी सुर में तो उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर संगतकार कई मोड़ पर जो है मुख्य गायक की मदद कर रहा होता है। तो यहाँ क्या है, संगतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। वह हमेशा मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसको बुलंदी पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसके प्रभाव को बढ़ाता है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं लेकिन श्रेय कैप्टन को जाता है, ठीक उसी प्रकार मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगतकार का हाथ होता है। संगतकार गायक के महत्व को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हमने बोला ना, कोई भी अगर काम होता है तो टीम के कैप्टन को ही सारी शाबाशी मिलती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कार्य के श्रेयकर होते हैं। तो यहाँ पर ये संगतकार का काम भी वही है। संगतकार को श्रेय नहीं मिलता, लेकिन मुख्य गायक को सपोर्ट देने का बहुत बड़ा काम जो है संगतकार द्वारा संपन्न किया जाता है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 में हमारे पास जो आया है, ये हमारी पूरक पुस्तिका हिंदी की कृतिका भाग 2 से प्रश्न आए हैं, इनको हमें करना है। तो ये हमारा है 5 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए क्या है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो पाठ में हमने उस समय जो लेखक ने भोलानाथ जी जब थे तो उस समय के जो परिवेश था, पारिवारिक परिवेश, यानी कि जो आपका माहौल था परिवार का, उसका वर्णन जो किया है उसे हमें यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। किस तरीके से बेटा बाप के साथ अटैच है, माँ के साथ भी है, सारे काम करता है वो, और साथ ही साथ अपने बच्चों के मित्र के साथ खेलता है, स्कूल जाता है, सभी कुछ यहाँ पर हमने देखा था। तो वही चीज़ लिखना है। तो देखिए क्या पे है, माता का अंचल ग्रामीण संस्कृति पर आधारित लेखक के बचपन का संस्मरण है। उस समय के सामाजिक परिवेश में बच्चों का बचपन बहुत ही स्वच्छंद और आनंदमय था। आजकल के समय में जितना भी पढ़ाई का जो बर्डन होता है ना, उस समय बिल्कुल भी नहीं था। पारिवारिक स्नेह तथा पिता पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था। लेखक भोलानाथ ने उस समय का वर्णन किया है कि उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीतता तथा माता से सिर्फ दूध पीने का नाता था। सारा दिन भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेल तमाशों में व्यस्त रहता। पिता भी उसकी हर गतिविधियों में शामिल रहते, परंतु जब संकट आया तो भोलानाथ माँ की शरण में जा छुपता है, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि संकट के समय माँ का आंचल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित और महफूज जगह है। बच्चों की शरारतों तथा धार्मिक वातावरण का वर्णन किया गया है। तो इस पूरे पाठ में हमने देखा है गांव का वातावरण, घर का वातावरण, पिता पुत्र का जो संबंध है, पिता और क्या कहते हैं पुत्र और माता का जो संबंध है, बच्चों का आपस में खेलना, सभी चीज़ का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इवन धार्मिक प्रवृत्ति की किस तरीके से सुबह उठकर जो है पिताजी जब पूजा करते हैं तो भोलानाथ उनके साथ करते हैं, राम नाम की बही लिखते हैं, पर्चियाँ लिखते हैं, फिर उन्हें मछलियों को दाना देने जाते हैं। तो ये सभी कुछ जो धार्मिक चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत अच्छी हैं।
अब अथवा करके दूसरा है, इसी में दो, एक प्रश्न हमें करना था, तो या तो वो करिए या तो ये करिए। तो यहाँ पर क्या है दूसरा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जॉर्ज पंचम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुर्म ढाए। अब उसकी मूर्ति की जब नाक टूट जाती है तो उसको लगाने की बड़ी कवायद होती है, किसी की नाक फिट नहीं होती, इवन बच्चों तक की नाक फिट नहीं होती है। तो कारण ये था कि उस व्यक्ति के आगे जो है हमारे जितने भी सैनिक हैं, जितने भी भारतीय हैं, उन सभी की नाक बहुत ऊंची है, उसकी नाक बहुत छोटी है। तो यहाँ तात्पर्य ये बताया गया है कि नाक फिट ना होना अर्थात वो उस व्यक्ति से कहीं इज्जतदार, सम्माननीय हमारे वो बच्चे हैं भारत के जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अब बलिदान दिया। तो यहाँ पर उसको बहुत ही, जॉर्ज पंचम को बहुत ही तुच्छ व्यक्ति बताते हुए हमारे भारतीय ये जितने भी क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उन सभी को बहुत ही उच्च सम्मान दिया गया है। तो देखिए क्या है, यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए। उसकी लाट की नाक टूट गई, बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट ना हो सकी। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा हो ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उनके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्र गुना ऊंची है। तो यानी कि ये ज्यादा सम्माननीय, ना कि जॉर्ज पंचम सम्माननीय हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 पर से हमारे पास शुरू हो रहा है हमारा घा खंड। घा खंड में हमारा सारा रचनात्मक जो है कार्य है, जिसमें आपके पास अनुच्छेद है, पत्र है और विज्ञापन है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक हमें करना है और ये है हमारा 10 मार्क्स का। तो ध्यान रखिए 200 to 250 वर्ड्स का ये है। तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। बड़े बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की गई है। अब इसको आपको 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करना है। पहला है जीवन शैली, दूसरा है कामकाजी महिलाओं की समस्या और तीसरा है सुरक्षा में कमियों के कारण व सुझाव। तो ये 3 संकेत बिंदु के हिसाब से आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे, जो भी हम क्या कहते हैं टॉपिक ले रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक है महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। अब इसको हम शुरू करेंगे। जो संकेत बिंदु है उसे, तो पहला था हमारा जीवन शैली। तो क्या है, हम सभी जानते हैं हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो। तो यहाँ जीवन शैली क्या हो गई हमारी, कि किस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, अर्थात हर क्षेत्र में पुरुषों की तरह ही कार्य कर रही हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, परंतु हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को अनदेखा भी नहीं कर सकते। एक महिला का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, वह जब चाहे तब अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी जा सके। लेकिन एक सवाल, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कि भाई हमारी महिला की भी तो मर्जी है कि वो बिना किसी रोक टोक के हर समय बाहर जा सके, लेकिन सवाल उठता है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज ऐसा जमाना है कि जब जगह जगह इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं। वह भेड़िया आपके साथ में बैठा ऑफिस का कर्मचारी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके साथ बस या मेट्रो में बैठा यात्री हो सकता है, आपका अपना कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर स्वयं आपका कोई अच्छा और विश्वास पात्र मित्र भी हो सकता है।
तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, पहले तो बड़ा अच्छा बनता है, बाद में उसका क्या होता है नहीं पता, तो ये कहीं पे भी हमारे आसपास हो सकता है। किस वक्त कौन सा भेड़िया हमला बोल दे, इसकी क्या गारंटी। स्वयं एक महिला होने के नाते मुझे यह बात कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। केवल सा ही क्यों, आज तो घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कि तो केवल बाहर ही नहीं, घर में भी ऐसे बहुत कुछ होता है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश का सबसे असुरक्षित शहर है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार छुट्टियों में घूमने फिरने या काम के लिए बाहर निकलने के लिहाज से दिल्ली को सबसे असुरक्षित महानगर माना गया है। मुंबई को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से 34% सबसे सुरक्षित बताया गया, जबकि 12% मतों के साथ अहमदाबाद एवं बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। तो महिला की सुरक्षा के स्तर पर क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो है मित्र की परख संकट में। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तभी सच्चे मित्र की परख होती है। अब इसको हमें 3 जो है संकेत बिंदुओं पर व्यक्त करना है। भले दिनों के मित्र, बुरे दिनों के मित्र, मित्र की परख, ये 3 चीजें हैं। तो क्या है सबसे पहले भले दिनों की, तो क्या सबसे पहले हम क्या डालेंगे, टॉप हेडिंग, मित्र की परख संकट में मित्र जीवन के लिए परमावश्यक है। यानी कि जो हमें मित्र है उसकी सबसे अच्छी परख जो है वो कब होती है, संकट में होती है। बिना मित्र के हम मनुष्य जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सच्चा मित्र अर्थात जो विपत्ति में हमारा साथ दे, ऐसा मित्र बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सच्चा मित्र जीवन के लिए औषधि के समान है। सच्चा मित्र मुसीबत में सबसे पहले काम आता है, वह कठिनाई के दिनों में भी साथ नहीं छोड़ता है। तो सच्चा मित्र क्या होता है अच्छे दिनों में। रहीमन दास जी ने कहा है, रहीम दास जी क्या बोलते हैं, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होई, हित अहित या जगत में जान पड़त सब कोई। तो रहीम जी क्या कहते हैं, विपदा जो है यानी कि मुसीबत के जो दिन होते हैं वो थोड़े ही बहुत ही अहम होते हैं, क्योंकि इसी समय में कौन हमारा है कौन नहीं है इसकी पहचान हमको हो जाती है। वे कहते हैं थोड़े दिनों का कष्ट अच्छा है, क्योंकि उस समय हम अपने असली मित्र की पहचान कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सुख के समय जब व्यक्ति के पास धन, समाज में मान, अच्छी नौकरी, सकुशल परिवार होता है तो उसके अनेक मित्र होते हैं, पर जैसे ही उसके पास धन का अभाव होता है या उसके बुरे दिन होते हैं, सभी मित्र जो सिर्फ नाम के मित्र थे उसे छोड़ देते हैं। जैसे जब तक तालाब में पानी रहता है उसके मेढक उसके पास मंडराते रहते हैं, और पानी सूखने पर तालाब को छोड़कर वो अन्य किसी जगह चले जाते हैं। तो क्या होता है, मित्र जो बुरे दिनों में साथ नहीं देते, मतलब जब हमारे पास सब कुछ है तब तक मित्र साथ रहेंगे, और जब हमारे पास से पैसा हटा नहीं कि वो हमें छोड़कर सबसे पहले चले जाएंगे, तालाब के मेढक की तरह। एक अच्छा मित्र सही सलाह देता है और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। वह सुख दुख का साथी होता है। सिर्फ सुख में साथ देने वाले व्यक्ति असली मित्र नहीं होते हैं। तो असली मित्र कौन होता है, जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे, और जो सिर्फ सुख में साथ दे वो मित्र नहीं होते हैं। सच्चा मित्र दुख में सहायता करता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए मुसीबत में ही मित्र की परख होती है। सच्चे मित्र आपके साथ बेवजह नाटकपन या बनावटीपन नहीं दिखाते। अगर आपका मित्र आपकी व्यक्तिगत गोपनीय बातें दूसरे लोगों से साझा करता है तो सच मानिए वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। उसे तुरंत छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। जो आपकी बातें, आपकी पर्सनल बातें दूसरों को बता रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे मित्र को हमें तुरंत ही त्याग देना चाहिए। एक अच्छा दोस्त भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है। वह आपको इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते या आपके बारे में आपके मित्र को गलत राय देते हैं। बुरे समय में जब कोई आपके साथ नहीं होता तब भी सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ता है। जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन में अहम हिस्सा होता है, जिसकी जरूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है।
दोस्ती का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मित्र राजदार भी होते हैं और सुख दुख के साथी भी होते हैं। अतः सच्चा मित्र जीवन के लिए परमावश्यक है। देखिए, हम सभी के मित्र होते हैं, हम अपनी बहुत पर्सनल बातें उनको शेयर करते हैं। अगर मित्र अच्छा है तो वो हमारी बातों को कभी भी दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन अगर मित्र दगाबाज है तो जाहिर सी बात है हमारी सीक्रेट बातें वो सभी को बता देगा। तो ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहिए, उन पे नजर बनाए रखिए। जो भी आपके मित्र है, अगर ऐसा कोई मित्र है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दीजिए। अब आ गए हम तीसरे पर। तीसरा हमारा क्या है? मेरी कल्पना का विद्यालय। अब इसमें क्या लिखना है हमको? विद्यालय में क्या है अनावश्यक। फिर दूसरा है क्या क्या है आवश्यक, और विद्यालय और परिवेश। तो विद्यालय में क्या चीज की जरूरत नहीं है और क्या क्या चीजें आवश्यक हैं ये आपको बतानी है। और विद्यालय और परिवेश अर्थात हमारा स्कूल और आसपास के माहौल के बारे में हमको बताना है। तो शुरू करते हैं। ये वही आपको पहले टॉप हेडिंग डाल देनी है, मेरी कल्पना का विद्यालय। उसके बाद हम शुरू करेंगे। घर के बाद विद्यालय हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आप घर में सबसे ज्यादा समय बिताते थे, फिर उसके बाद अब आप कहाँ? स्कूल में बिताने लगे। तो घर और स्कूल ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है, और घर के बाद सिर्फ विद्यालय। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां लोग बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। इसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। अपने विद्यालय या पाठशाला में हम सब जीवन का सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं, जिसमें हम कई विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, हम वहाँ बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूल में हमारे अध्यापक गण अपना ज्ञान हमें प्रदान कर सफलता प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। विद्यालय का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिले। मेरी कल्पना का विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, रहन सहन, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी ज्ञान प्रदान किया जाए। सभी विषय में उच्च शिक्षित एवं जानकार शिक्षक विद्यालय में तैनात हो। विद्यालय में उपयुक्त पुस्तकालय हो जो इंटरनेट के माध्यम से विश्व से जुड़ा हो। परंपरागत शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो। विद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हुए चुनिंदा जानकार शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। मतलब हमारे विद्यालय में जितने शिक्षक हैं वो तो हैं, लेकिन बाहर के जो बहुत ही अच्छे जो अध्यापक हैं, अगर वो स्कूल में नहीं आ सकते तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध हो। मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ कमजोर विद्यार्थी पर भी शिक्षकों का पूरा ध्यान हो। अगर विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ हो तो इंटरनेट के माध्यम से भी अपने घर पर भी विद्यालय की कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रह सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ सकता है तो वो घर पे भी बैठकर कक्षा में प्रेजेंट होकर सारी चीजें ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार मेरी कल्पना का विद्यालय आज के युग से कदम मिलाकर चलने वाला होना चाहिए। मेरी कल्पना की विद्यालय में सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। अमीर गरीब का कोई भेदभाव, अब क्या आ गया? विद्यालय और परिवेश। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी स्वच्छंद रूप से बेहिचक प्रसन्नता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। मेरी कल्पना के विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय होना बेहद आवश्यक है, जहां हर विषय और ज्ञान की पुस्तकों का भरमार हो, जहां विद्यार्थी खुश होकर स्वाध्याय कर सके। मतलब जो लाइब्रेरी होनी चाहिए बहुत अच्छी, जहां पर स्टूडेंट जाकर अपनी मन से जो है एजुकेशन प्राप्त कर सके। हमारा विद्यालय हमारी विद्या का मंदिर है। जिस तरह से भक्त लोगों के लिए मंदिर और पूजा स्थल पवित्र स्थान होता है, उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका विद्यालय एक पवित्र स्थल होता है। इस पवित्र मंदिर के भगवान हैं हमारे गुरुजन, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला देते हैं। अतः मेरी कल्पना का विद्यालय ज्ञान, विज्ञान और स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का तथा शांति, एकता, सौहार्द और प्रेम का पवित्र मंदिर होना चाहिए, जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल एवं उन्नत दिशा में आगे बढ़ाए। तो कैसा होना चाहिए मेरी कल्पना का विद्यालय, ये हमने आपको बता दिया। तो इसी के साथ हमारा जो है निबंध लेखन खत्म हुआ। अब हम आ गए हमारे प्रश्न संख्या 13 पे, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं। दोनों में से एक पत्र हमको करना है।
तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा पत्र है, और ये हमारा होगा 5 मार्क्स का। तो देखिए, आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब हमारे क्षेत्र में क्या है, डेंगू फैल रहा है, अब हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये क्या होगा, एक औपचारिक पत्र होगा। तो औपचारिक पत्र हम कहाँ से शुरू करते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिचय के साथ शुरू करते हैं। तो क्या होगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी विजयनगर आगरा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप ये लिखेंगे, उसके बाद दिनांक डाल देंगे 30/1/2000, तो डेट वही डालेंगे जिस डेट को आप लिख रहे हैं। फिर सम्माननीय शब्दों के साथ आप इस पत्र को शुरू करेंगे। क्या है, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विजयनगर क्षेत्र का निवासी हूँ। इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। तो मतलब जो हमारे एरिया में जितना भी ये सब कुछ फैला हुआ है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित आपका कराना चाह रहा हूं। हमारे क्षेत्र में डेंगू प्रबल रूप से फैलता ही जा रहा है, जिस कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त कमी है, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। तो किस तरीके से डेंगू बहुत प्रकोप फैला रहा है, ये चीज आप बता रहे हैं यहाँ पे। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में उचित चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए। यानी कि अस्पतालों में भाई जब इतने मरीज जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा अव्यवस्था फैल जाती है। तो जो व्यवस्था एक तो पहले सुचारू नहीं थी और दूसरा इतने मरीज जाने से पहले अव्यवस्था फैल गई, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि सब कुछ चीज़ हैं वो अच्छे से करिए ताकि मरीजों को अच्छे से इलाज मिल सके, कम से कम लोग मरे, ना मरे तो ज़्यादा अच्छा है। और दवाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे डेंगू से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। तो डेंगू में जैसे आप लोग को पता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खून चढ़ाना पड़ता है, तो उसमें सिंपल आप ये बोलो कि मतलब खून की अच्छी व्यवस्था हो, दवाइयों की अच्छी व्यवस्था हो, ये भी आप दे सकते हो। यदि आपने ये मेरी समस्या पर अमल किया तो मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी ये अत्यंत आभारी रहेंगे। तो मतलब आपके क्षेत्र में जो इतने सारे मरीज अस्पताल में जा रहे हैं वो आप हमारे जो है आपको आभार प्रकट करते हैं अगर आप ये सारे काम कराएंगे। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उत्तम होनी चाहिए, और क्षेत्र में अगर जो अस्पताल कम है और इस तरीके से अव्यवस्थित है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए। फिर धन्यवाद भवदीय और नीचे आबासा, जो जहाँ हमने आबासा लिखा है उस जगह आप अपना नाम लिखेंगे। अब अथवा करके दूसरा पत्र आ रहा है, अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में उसने किस तरह आपका साथ दिया। तो अब यहाँ पर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देते हैं। किसी को भी पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले अपने एड्रेस को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, विजयनगर आगरा। उसके बाद हमारा दिनांक आ जाता है 20 नवंबर 2000। तो आपने डेट का फॉर्मेट देख लिया कि वहाँ पर हमने 30 नवंबर कैसे लिखा था, 30.11/2000 लिखा था, यहाँ पर हमने 30 नवंबर 2000 लिखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट के फॉर्मेट औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अलग अलग रहते हैं। फिर उसके बाद प्रिय मित्र मधुर स्मृति यानी कि सुनहरी यादों के साथ में, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ तथा तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करता हूँ। मतलब हमेशा हम जहाँ पर पत्र लिखते हैं कि हम तो यहाँ अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं तुम्हारी दयालुता और सहयोग भावना के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मित्र, जब मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता थी और मैं लाचार था, तब आड़े वक्त में तुमने मुझे पैसे देकर मेरी समस्या को दूर किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारा किस प्रकार कर्ज चुकाऊं। तो मतलब परेशानी में था तो उस समय तुमने पैसे दिए और इसी का धन्यवाद व्यक्त मैं उसे कर रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिले। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी भुला नहीं पाऊंगा। घर में अपने माता पिता को मेरा प्रणाम देना और छोटे भाई बहन को प्यार। तो इस तरीके से हम उसको थैंक्स अदा करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा मित्र सभी को मिले। फिर उसके घर में जितने भी लोग हैं जो बड़े हैं उनको प्रणाम और छोटों को प्यार देते हुए आप इस पत्र का एंड करेंगे। फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र, नीचे चाचा जा काका बा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना नाम लिखेंगे आप। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। ध्यान दीजिए क्या लिखना है हमें। आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है
जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो कितने शब्दों में आपको तैयार करना है? 50 शब्दों में, यानी कि 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। विज्ञापन में आप पिक्चर्स को और फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जब हम विज्ञापन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स देते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स में अब चूंकि यहाँ पर क्या है, नया वाटर पार्क खुला है, तो ये क्या है, खुशखबरी की बात। तो हमने ऊपर क्या दे दिया, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। फिर उसके बाद हमारे शहर में खुला है, आपके शहर में पहली बार मस्ती की बहार। क्या भाई, वाटर पार्क में सभी मस्ती करने जाते हैं, तो मस्ती की बहार। अब इधर आप यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इतना बड़ा एक आकर्षण चिपका दिया है, उस जगह आप अगर पिक्चर बना सकते हो तो पिक्चर, अगर आप पिक्चर नहीं बना सकते हो तो कुछ अलग सा एक ऑफर आप यहाँ पर बड़े में हाईलाइट कर सकते हो। तो हमने ऑफर क्या दिया है, आइए टिकट पर 10% की छूट, ऑफर सीमित समय के लिए। तो ये जो छूट है 10% की छूट मिल रही है और सीमित समय के लिए है, इसको हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया। अब क्या क्या है, आइए आइए वाटर पार्क का आनंद लीजिए, पानी के रोमांचक खेल, आनंददायक झूले, मनोरंजक खेलों के संग खान पान के रंग, यानी कि तरह तरह का खाना भी है। आपके शहर में वाटर पार्क का असीमित आनंद लीजिए, जिंदगी को सुकून दीजिए। हम लोग क्या होते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं ना, तो वही है, जिंदगी को सुकून दीजिए। अब बात आती है वाटर पार्क खुला कहाँ है, तो कहाँ है, क्या है, क्रियस्थल वाटर पार्क है, नियर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। क्योंकि भाई वाटर पार्क कहाँ खुला है, ये हमें एड्रेस भी तो देना पड़ेगा, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर इस तरीके से नीचे दे देंगे। अब हम आते हैं दूसरा, यानी अथवा करके दोनों में से हमें एक देना है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए पूरा विवरण देते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब क्या है, पिताजी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, एक सेल ऑफर तैयार करना है, एक सेल एडवर्टाइजमेंट हमें रेडी करना है, जो होना चाहिए 50 शब्दों में। तो जो भी आपकी कार है उसकी पिक्चर आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब चूंकि सेल है हम दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सेल सेल सेल। अब यहाँ पर कार की फोटो लगा दी, तो कीमत आपने पहले लिख दी, कितनी आपने लिखी यहाँ पर, वो जो भी कीमत है आप उसकी यहाँ पर डाल दोगे। फिर है पुरानी कार के दाम पर एकदम नई कार, खुशियों का खजाना। उसके बाद क्या है, 1 वर्ष पुरानी स्विफ्ट मारुति कार, सफेद रंग, एकदम चमचमाती हुई नवीनता के संग, जल्दी आओ और जल्दी पाओ। तो आपने बताया 1 साल पुरानी है, तो आपने यहाँ पर 2 लाख की कीमत रख दी है। फिर जैसे वो कीमत जो भी रखे आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। फिर सुनहरा मौका हाथ से छूटने ना पाए, आइए सस्ते दाम में कार अपने साथ लीजिए। तो अब यहाँ पर जैसे आपने ये लिख दिया ना कि कितने साल पुरानी है, जैसे आपने बताया यहाँ पर मात्र 1 साल पुरानी है, तो वो कितना किलोमीटर चली है। भाई गाड़ियाँ हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, कितना किलोमीटर चली हुई है, तो वो आप वो भी लिख सकते हो, उतने किलोमीटर चली हुई है, वो हो गया। अब आप ये कार बेच तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप कहाँ संपर्क करेंगे, देखिए, मोहित शर्मा 76/2 चांदनी चौक नई दिल्ली, और उसके बाद मोबाइल नंबर देना आजकल कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता, तो वो आप यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे विज्ञापन भी यहाँ समाप्त हुए, और विज्ञापन के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र भी यहाँ समाप्त हुआ। तो ये हमने 2019 का पूरा प्रश्न पत्र फटाफट कर लिया। इसके अलावा और भी आगे प्रश्न पत्र लेकर आ रही हूँ, ध्यान रखिए, साथ में करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार ध्यान से देखें कि किस तरीके से CBSE से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, आगे और लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।